नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और 2 वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा किए। आज हम लोग जो छूटा हुआ है उसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रमुख नगर और उनकी विशेषता। तो प्रमुख नगर में बताए थे कि सात एक ऐसा नगर था जिसके सात के बारे में आपको जानकारी रखना ही है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए 7वां नगर से हम लोग शुरू करते हैं। कुछ अन्य नगर होगा, नगर नियोजन पढ़ेंगे और सामाजिक पढ़ और धार्मिक पक्ष पढ़ेंगे और यहाँ तक करेंगे। एक वीडियो और आएगा इस पर। तो हेडिंग डालिए आप लोग, बनमाली। देखिए, ये है प्रमुख नगर में 7वां, बनमाली। चलिए इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए, पहले तो ये हरियाणा में है, तो इसको याद भी रख सकते हैं। वन में क्या होता है भाई? हरियाली होता है, तो हरियाणा। और खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। और नदी सरस्वती नदी किनारे। अच्छा, इसमें आपको प्रमुख विशेषता याद रखना है या प्रमुख साक्ष्य। ये छोटा टॉपिक है, प्रमुख साक्ष्य। यहाँ पर मिला है हल का टेराकोटा या हल की टेराकोटा और जौ का साक्ष्य। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, कहाँ पर है, कौन खोज किया, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 7 प्रमुख नगर को हम लोग कवर किए। अब इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है, कुछ अन्य स्थल और उनकी जो थोड़ा बड़ा जो भी विशेषता रहेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, अन्य महत्वपूर्ण स्थल। इसमें हम लोग 15 से 20 स्थल देखेंगे और उतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, आपको संक्षिप्त जानकारी होना चाहिए। और ये खत्म होगा तो हम लोग नगर नियोजन पर बात करेंगे। देखिए, पहला हेडिंग डालिए, मांडा। ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग को जानकारी होना चाहिए कहाँ पर है, इसको खोजकर्ता कौन था। देखिए, हम लोग मांडा के बारे में पढ़े हैं कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, और चिनाब नदी किनारे, नदी के किनारे। और खोजकर्ता जो हैं जगपति, खोजकर्ता है जगपति जोशी। और ये इम्पोर्टेंट इसमें है कि यह सबसे उत्तरी बिंदु है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो बिंदु है से मांडा है, चिनाब नदी किनारे है, और जगपति मोहन इसका खोज करता है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आलमगीरपुर। ऐसा करते हैं हम लोग, आलमगीरपुर नहीं, मतलब यूपी हेडिंग डालते हैं, यूपी, सॉरी। देखिए, यूपी में हम लोग एक है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। देखिए, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्व में स्थित स्थल है।
जैसे हम लोग विस्तार पढ़ रहे थे तो उस समय भी बताए थे। और देखिए ये हिंडन नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे। तो देखिए हम लोग यूपी में देख रहे हैं, यूपी में जम्मू कश्मीर में एक मांडा केवल है और यूपी में एक आलमगीरपुर हो गया। अन्य स्थल यहाँ पर कौन कौन है? अन्य स्थल मतलब यूपी में कुछ अन्य स्थल भी है। देखिए उस समय भी हम लोग शायद चर्चा किए थे यूपी में, चाहे आलमगीरपुर लिख दिए होंगे केवल, लेकिन अब यहाँ पर लिख लीजिए। एक है अम्बा खेड़ा, ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। शक्कतपुर, सक्कतपुर, बड़ा गांव, और एक है हुलास। देखिए तो यूपी में आपको इतना ही याद रखना है कि एक आलमगीरपुर है, पूर्वी स्थल है, हिंडन नदी किनारे है, और कुछ अन्य स्थल भी है, अम्बाखेड़ा, सकतपुर, बड़ा गांव और हुलास। तो ये यूपी हो गया है ना। अब इसमें इम्पोर्टेंट और नहीं है, केवल एक बार आपको पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र। देखिए तो महाराष्ट्र में एक स्थल है दाइमाबाद, उसमें भी पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में, दाइमाबाद। देखिए दाइमाबाद में आपको याद रखना है कि सबसे दक्षिण में स्थित है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण में है। दूसरा पॉइंट, गोदावरी के सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे है। और हम लोग जब देखिए चारकोलिथिक एज पढ़ रहे थे तो दाइमाबाद एक ऐसा स्थल है जो पाषाण कालीन भी है। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह ताम्र पाषाण ताम्र पाषाण, इमा होगा जी, ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। मतलब ये ताम्र पाषाण कालीन भी है और सिंधु घाटी सभ्यता के भी स्थल है। तो एक ऐसा स्थल के नाम बताओ जो ताम्र पाषाण कालीन भी है और सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंध रहता है। तो ये कौन है भाई? दाइमाबाद है। तो इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, यह ताम्र पाषाण कालीन तथा सैंधव सभ्यता कालीन स्थल है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के बारे में कि भारत में कौन कौन सा स्थल है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखिए, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा ना तो सवाल आएगा तो बन जाएगा। ये सब तो कई बार बता चुके हैं। देखिए राजस्थान, हरियाणा डालिए हेडिंग, हरियाणा। देखिए हरियाणा में कई स्थल था, जैसे एक देखिए बनमाली। देखिए हम लोग इसको बारे में जिक्र कर लिए, बनमाली के बारे में, कि इसका खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे। यहाँ पर हल का टेराकोटा मिला। ये सवाल पूछा हुआ है कि हल का खिलौना या टेराकोटा कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है, सरस्वती नदी किनारे। एक यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है राखी गढ़ी। एक राखी गढ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इसके बारे में समझिएगा।
इसका खोजकर्ता सूरजभान था। सूरजभान ये है खोजकर्ता। खोजकर्ता कि सूरजभान क्या है भाई, तो खोज करता है। दूसरा, ये हम लोग देखिए ये घग्गर नदी किनारे है। जब बेसिक बता रहे थे तो बता रहे थे ये घग्गर नदी किनारे है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा जो स्थल है से राखीगढ़ ही है। देखिए ओवरऑल कहेगा तो गनेरी वाला है, अगर वो ऑप्शन है तो मोहनजोदड़ो है, उसको लिखा देंगे। तो इसको मैं और लिख सकते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, यहाँ पर लिख लीजिए भारत में है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कहाँ भाई, भारत में। और ओवरऑल जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत में भी फैला हुआ है, लेकिन ओवरऑल कहेगा तो गनेरी वाला मारेंगे। गनेरी वाला आंसर में नहीं रहेगा तो हम लोग मोहनजोदड़ो को मारेंगे। तो एक चीज़ इसमें और लिख लीजिएगा, ओवरऑल देखिए अगर ओवरऑल पूरा अगर पूछ दे कि बड़ा स्थल कौन है, तो सबसे बड़ा ये भारत में है, तो सबसे बड़ा आपको गनेरी वाला, देखिए इसको पहला पर रखिएगा। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो आप मोहनजोदड़ो पे मार सकते हैं, मोहनजोदड़ो ये दूसरा स्थल है ओवरऑल बड़ा स्थल। और तीसरा है यही राखीगढ़ ही, ये तीसरा स्थल है भारत में कहेगा तो प्रथम है। और चौथा हो गया धौलावीरा। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो बन जाएगा कि राखीगढ़ी जो है से भारत में सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और ओवरऑल कहेगा तो गनेरी वाला, ये पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान का। मोहनजोदड़ो भी वही है, पाकिस्तान में है। तो हरियाणा में बनमाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य स्थल हम लोग पढ़े हैं, अन्य स्थल। देखिए अन्य स्थल में आपको 2-4 स्थल के खाली एक बार पढ़ना है। यहाँ जैसे देखे थे कुनाल है, मिताथल है, एक हम लोग देखे थे सिसवल, मिताथल, कुनाल, सिसवल, और एक देखे थे बालू। देखिए कुनाल से क्या मिला है भाई, तो थोड़ा सा एक साक्ष्य मिला है, चांदी का मुकुट। तो चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है, तो कुनाल से मिला है। कौन पहनेगा भाई चांदी का मुकुट, तो कुनाल पहनेगा। तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया हरियाणा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो इम्पोर्टेंट है, इसमें ये दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ओवरऑल बता दिए, सब बता दिए। अब आते हैं हम लोग पंजाब। देखिए हेडिंग डालिएगा पंजाब, भारत वाला। यहाँ पर आप देखिएगा पहले बताए थे कि यहाँ पर एक संघोल भी स्थल है हड़प्पा कालीन। यहाँ पर डेर मजरा है, एक है चकवारा 86, एक बार ही पढ़ रहिएगा तो बन जाएगा। और एक है रोपड़, यहीं पर ये पढ़ना है, मेन इंपॉर्टेंट ये जाते हैं। ऐसे एक बार पढ़ना है कि संघोल, डेर मंजरा, चकवारा कहाँ पर है भाई, तो पंजाब में। लेकिन इसमें रोपड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। यह स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम स्थल है।
मतलब कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सर्वप्रथम इसी स्थल की खुदाई हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम उत्खनन स्थल है। देखिए इसका खोज किया था यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे कि हम लोग कब रो पढ़ते हैं भाई, यज्ञ होता है तो रो पढ़ते हैं, तो यज्ञदत्त शर्मा। और ये सतलज नदी किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट जो है वही फैक्ट हम लिख रहे हैं, सतलज नदी किनारे है। और यहाँ पर एक लिखिएगा, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। रूपनगर है, मतलब इसको आधुनिक में हम लोग रूपनगर बोलते हैं। और यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ मालिक के साथ कुत्ता को दफनाया गया है, कुत्ता को दफनाया गया है। देखिए हम लोग जब नरपाषाण काल पढ़ रहे थे तो देखे थे उसमें बुर्ज हो जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ भी कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया गया था। तो आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है रोपड़ से, और एक बार ये पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और राजस्थान में एक स्थल है कालीबंगन। उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं कि एक ऐसा स्थल था जो अलग अलग भाग में बटा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमा दोनों दुर्गीकृत था। और कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब ये इसके बाद हम लोग को क्या करना है, पंजाब हो गया, इधर हो गया हरियाणा देख लिए हम लोग, पंजाब देख लिए, यूपी देख लिए। हाँ एक बचा हुआ है गुजरात। देखिए एक है गुजरात। देखिए गुजरात में दो तरह से स्थल बटे हुए हैं। एक है कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में। देखिए कच्छ की खाड़ी में 3 स्थल है। एक था सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, और एक है देसलपुर, और एक है धौला बीरा। देखिए हम लोग धौला बीरा के बारे में पढ़ चुके हैं कि वह स्थल था धौला बीरा जो 3 भाग में विभाजित था। एक उच्च टीला, मध्य टीला, निम्न टीला, दोनों में देखे थे स्टेडियम का साक्ष्य मिला था। और यहाँ पर देखे थे कि जल प्रबंधन उच्च कोटि का था। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, प्रीवियस लगा के देखिएगा पूरा बन जाएगा। इसमें एक ये तो पढ़ लिए तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग को इसमें ये लिखेगा, यहाँ पर से अस्थि पंजर मिला है, घोड़े का अस्थि पंजर, घोड़े का यहाँ पर अस्थि पंजर मिला है। जब हम लोग पशुपालन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिएगा घोड़े का साक्ष्य नहीं माना जाता है कि यहाँ पर घोड़ा लोग पालता था। आगे उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। कहे कि अस्थि पंजर से पूरा कन्फर्म नहीं हो पाया कि घोड़ा का है कि किसी और का है, तो पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर घोड़ा का था। देसलपुर ऐसे ही पढ़ना, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जल प्रबंधन, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अभी यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक स्थल है खम्भात की खाड़ी में। देखिए खम्भात की खाड़ी बड़ी सलाह है, लोथल हो गया, यहाँ पर रंगपुर हो गया, और मेघम हो गया, भागताराव हो गया, कुंतासी हो गया, और शिकारपुर। देखिए हम लोग लोथल के बारे में पढ़ चुके हैं कि लोथल एक ऐसा स्थल था जिसमें देखे थे कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट था गोदीबाड़ा का साक्ष्य।
और लोथल को एक चीज़ और पढ़े थे कि इसके लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो बोलते हैं, या इसको मुर्दों का टीला बोलते हैं। यहाँ पर और साक्ष्य मिला था, देखे थे, फारस की मोहरें मिला था, चलाक लोमड़ी का साक्ष्य, सती प्रथा का साक्ष्य यहीं से मिला था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। रंगपुर के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि यह इसका खोज किया था रंगनाथ राव, और ये मादर नदी किनारे है। मादर, इसको हम लोग बेसिक में पढ़ लिए थे, मादर नदी किनारे है। और ये सब पढ़ना नहीं है, एक बार खाली नाम याद रखना है कि मेघम, भागता राव, कुतानसी, शिकारपुर कहाँ पर है भाई, तो गुजरात में है। देखिए यहाँ पर क्या असल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिला है। तो इसको यहाँ पर नोट में एक लिख लीजिए कि हड़प्पा कालीन सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिला है। अब यहाँ से ये नहीं पूछेगा संख्या कितना है, ऐसे 9 है, 9 से भी ज़्यादा है। तो हड़प्पा कालीन सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिला है। और बड़ा स्थल कहेगा तो हम लोग पढ़ लिए हैं राखीगढ़ी भारत में। अगर दूसरा बड़ा कहेगा तो धौलावीरा है। पूरा ओवरऑल कहेगा तो हम लोग देख लिए, किसको देख लिए भाई, तो गनेरी वाला को। तो ये आपका गुजरात फाइनल हो गया। अब हम लोग चलते हैं पाकिस्तान की ओर, उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा उसको हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। देखिए हेडिंग डालिए, भारत हो गया। पाकिस्तान में स्थल, पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण स्थल, पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे हम लोग पाकिस्तान का एक पंजाब प्रांत लेते हैं, ये सब फिगर सब लोग बता चुके हैं। पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग हड़प्पा था और डेरा इस्माइल खां था, एक रहमान टेरी था, रहमान टेरी, और एक और था, आप बता सकते हैं चकपुरवाने, चकपुरवाने। देखिए इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार आप नाम पढ़ लीजिएगा। फिर हड़प्पा के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं कि हड़प्पा वह स्थल था जिसे सर्वप्रथम, इसी के बारे में हम लोग जिक्र किए थे कि इसका खोजकर्ता दैराम शाहनी था। और यहाँ पर प्रमुख जो साक्ष्य था उसके बारे में बताए थे कि अन्नागार का साक्ष्य मिला है। और जो पढ़ लिए इसके बारे में तो यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और एक बार ऐसे ही पढ़ लिए कि डेरा इस्माइल खां, रहमान टेरी, चकपुरवाने कहाँ पर है भाई, तो पंजाब प्रांत में है पाकिस्तान का। अब आता है सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत में देखिए बताए थे कि जुदड़ो लगा रहे और कोट लगा रहे, वो सब पाकिस्तान में होगा। तो देखिए मोहनजोदड़ो, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिना दुर्ग वाला था चनहुदड़ो। अब मोहनजोदड़ो देखे थे कि मृतकों का टीला होता है, सिंध भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और एक है कोट दीजी, और एक है आमरी, और एक है अली मुराद, अली मुराद। देखिए मोहनजोदड़ो भी हम लोग पढ़ लिए हैं, चनहुदड़ो भी पढ़ लिए थे, इसका गोपाल मजुमदार था। और कोट दिज्जी भी हम लोग शायद पढ़ लिए थे कि इसका खोजकर्ता जो था कौन था भाई। ऐसा सब सिंधु नदी के किनारे है, कहे कि सिंध वाला क्षेत्र में, तो सिंधु नदी के क्षेत्र में है मोहनजोदड़ो, सब चनहुदड़ो, आमरी सब है। तो कोट दिज्जी में था फजल अहमद, है ना। अब इसमें एक एक पॉइंट लिख लीजिए कि यहाँ पर बारह सिंघा,
का साक्ष्य मिला है। एक पॉइंट में अली मुराद, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, पेटी में तो मेंस में सवाल आ सकता है अली मुराद से कि हड़प्पा कालीन एकमात्र ग्रामीण स्थल है ये अली मुराद। तो एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन है भाई? तो आप देखिएगा जो सिंध प्रांत का जो अली मुराद है वो है। और एक स्थल और था जुड़ीदरो, जुड़ेरदड़ो, पढ़ चुके हैं हम लोग, और नहीं पढ़े तो यहाँ पर स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। स्टेडियम का साक्ष्य, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पंजाब पाकिस्तान का एक बलूचिस्तान है। यहाँ पर हम लोग कई स्थल के बारे में देखे थे, जिसमें देखे थे सूत कांगे डोर, सूत कांगे डोर। इस सूत कांगे डोर के बारे में हम लोग देखे थे कि सबसे पश्चिम में स्थित स्थल था, मतलब पश्चिम में स्थित स्थल सबसे पश्चिम में था। और सूत कांगे डोर का हम लोग देखे थे ऑरेंज स्टाइल और डेल्स खोज, जॉर्ज डेल्स खोज किया था। और कौन नदी किनारे था भाई? तो दास्क नदी, दास्क नदी है ना, यहाँ पर दास्क नदी देखे थे। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पश्चिम में स्थित स्थल है। इसके बाद सुदका का को, एक सुदका को स्थल है, ये है सादी कौर नदी किनारे, नदी के किनारे, इधर सब समुंदर से लगा हुआ है। एक देखे थे बालाकोट, बालाकोट यहाँ पर सीप उद्योग था। और एक देखे थे हम लोग डाबरकोट। तो डाबरकोट के बारे में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया बलूचिस्तान वाला क्षेत्र में कि सुदका डोर, सूत कांगे डोर पश्चिम में है, दास नदी किनारे है, ऑरेंज स्टाइल इसका खोज किया था। और सुदका को सादी कौर नदी किनारे है। और बालाकोट में सीप उद्योग है। तो देखिए आज हम लोग जो जी वाला टॉपिक था कि महत्वपूर्ण स्थल और उनकी विशेषता, उसको हम लोग कवर किए। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी पढ़ लिए हम लोग, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इतना आप पढ़ लीजिएगा तो इसके बाहर कोई सवाल नहीं पूछेगा, विश्वास मानिए। आप सेट भी मारिए तो समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन समझते हैं। अब थोड़ा सा इसमें जानते हैं, नगर नियोजन रटने वाला चीज़ नहीं है। आप खुद सोचिए कि एक नगर है या शहरी क्षेत्र है, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसे भी शहरी क्षेत्र था या नगरीय क्षेत्र था, तो नगर में व्यवस्था कैसा होता है। आप देखे होंगे कि सड़कें जो है से 90 डिग्री पर काटती हुई चलती है। ऐसा थोड़ी बलखलाती चल रही है ऐसे सांप उतरा नहीं ना, नागिन डांस करते हुए। और देखिए हो कि सड़क के किनारे मुख्य नली एक बनी रहती है बड़ी, और उससे घर से जो पानी आता है उसमें जाके गिर जाती है। तो इसमें भी वही विशेषता होगा। और देखिएगा कि सड़क को और घर को ग्रिड पत्ती पर बसाया गया था। तो इसको लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। पक्की ईंट का प्रयोग हुआ, जाहिर सी बात है नगर है तो। तब हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, ये थोड़ा छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। अब इसके बारे में कुछ लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा
पॉइंट नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों तथा अनुसंधानों से चलती है। इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोत अनुसंधानों से पता चलती है। अनुसंधानों से पता चलती है, ये जानकारी मिलती है, जो भी लिख सकते हैं। दूसरा लिखिएगा, यहाँ की सड़कें एक दूसरे से 90 डिग्री पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। दूसरा लिखिएगा। तीसरा लिखिएगा, समझा देंगे फिर लिख लीजिएगा। तो तीसरा लिखिएगा, सड़क के किनारे मुख्य नली में छोटी छोटी नलियां आकर मिलती थी। चौथा लिखेगा, घरों तथा नगरों को ग्रिड पट्टी पर बनाया गया था। यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 थी। एक और पॉइंट है, घर की दरवाजे तथा खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलती थी। एक अपवाद में है लोथल। देखिए, नगर नियोजन में आपको इतना बात याद रखना है, और ये सब रटने वाला चीज़ नहीं, आप समझिए। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। हम लोग पढ़ लिए, कई बार पढ़ लिए हैं, जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों और अनुसंधानों से पता चलता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कैसे मिलती है, साहित्यिक स्रोत से कि पुरातात्विक स्रोत से कि मोहरे से या अन्य।
तो आप पुरातात्विक स्रोत मारिएगा, का एक उत्खनन होकर इसको मिला है। साहित्यिक स्रोत वहाँ पर तो मिला नहीं है, कोई किताब उताब नहीं मिला है, लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नगरीय सभ्यता था, इसकी जानकारी कैसे मिला है, पुरातात्विक स्रोत से मिली है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किससे मिलती है। पहला ऑप्शन मोहर, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा मान लीजिए पुरातात्विक स्रोत, और चौथा मान लीजिए कुछ सिक्का उक्का। तो आप पुरातात्विक स्रोत मारिएगा, ठीक है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे से 90 डिग्री पर काटती थी, मतलब जो सड़कें जो थी से 90 डिग्री पर काटती थी, और जिसे क्या कहते हैं भाई, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। जहाँ पर कटान बिंदु था, प्रतिच्छेदी बिंदु था, उससे क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कस बोलते हैं। अच्छा, सड़क के किनारे मुख नली में छोटी छोटी नलियाँ आकर मिलती थी। मुख नली आप देखे होंगे सड़क के किनारे, जो है आप शहर में रहते होंगे तो घर के बगल में एक चौड़ी नली रहती थी, उससे आके छोटी छोटी नलियाँ जाके मिल जाती है। घरों और नगरों को ग्रिड पत्ती पर बसाया गया था। बता रहे हैं कैसा ग्रिड पत्ती होता है। और यहाँ पर पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:2:1 है। घर की दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर ना खुलकर गली में खुलती थी। देखिए अभी फ़िलहाल में क्या होता है कि घर का दरवाज़ा और खिड़कियाँ जो है से मुख्य सड़क पर खुल जाती है, देख पे किए होंगे शहर भर में, और कोई कोई गली में भी खोल देता है। इसका एक अपवाद क्या है, लोथल। लोथल ने मतलब कि मुख्य सड़कें की ओर खुलती थी खिड़कियाँ और दरवाजे। थोड़ा सा समझेंगे ग्रिड पत्ती क्या है, और उसके बाद थोड़ा ही ख़त्म हो जाएगा नगर नियोजन वाला टॉपिक। अभी नगर नियोजन है, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, तो हम लोग एक छोटा सा ऐसा मैप बना लेते हैं। देखिए ये सब घर हुआ करता था इससे, ऐसे मान लीजिए घर है ना, कुछ ऐसा घर मान लीजिए, और ये सब मान लीजिए गली इधर का में है, और ये मुख्य सड़क है, ये भी मुख्य सड़क है। देखिए इसको राजपथ बोला जाता था। मोहनजोदड़ो में सड़क को जो 10 मीटर चौड़ी थी उसको राजपथ, ये सब घर है भाई। तो यही सब ग्रिड नुमा पत्ती हो गया, ग्रिड नुमा पद्धति। और अभी हम लोग देखे थे कि जो वहाँ पर नगर थे से 2 क्षेत्र में विभाजित थे, इसको भी लिख लीजिए। एक था पश्चिमी टीलहा और एक पूर्वी टीलहा था, जिसमें पश्चिमी टीलहा बोलते थे, इसका आकार छोटा होता था पश्चिमी टीलहा। एक है पूर्वी टीलहा, इसका आकार जो था से बड़ा था, आकार बड़ा होता था, पढ़ चुके हैं सब। और इसका आकार जो है छोटा होता था। और इसको बताया था कि इसमें चारों बाउंड्री मार रहता था, इधर बाउंड्री की जरूरत नहीं है। इसमें पुरोहित वर्ग का निवास था, पुरोहित वर्ग का निवास। और इसमें मध्यम तथा निम्न वर्ग का निवास। अच्छा एक चीज़ समझिएगा कि पश्चिमी टीला जो है से दुर्गीकृत है, और उसमें हम लोग कई पॉइंट दिखाए कि कोई एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, कोई अलग अलग है, कोई 3 भाग में बटा हुआ है। तो आप ऐसा कीजिए कि नोट में आप लिख लीजिए उसको, थोड़ा सा एक बोल के लिखा देते हैं, जगह नीचे कम बच रहा है। लिखिएगा कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थल लोथल है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा लोथल और सुरकोतड़ा दोनों था, तो लिखिएगा एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थल लोथल भी है और सुरकोतड़ा भी है। एक पॉइंट। दूसरा में
अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थल, जो अलग अलग रक्षा प्राचीर से, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत था, ये कालीबंगन था। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि 3 भागों में विभाजित किला का साक्ष्य धौलावीरा से मिला। देखे थे ना, मध्यम, उच्च था, मध्यम था और निम्न था। और कोई भी दुर्गीकृत, मतलब यहाँ पर लिखेगा चनहुदड़ो दुर्गीकृत नगर नहीं था। मतलब चनहुदड़ो में हम लोग देखे थे दुर्गीकृत नहीं था, सॉरी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि एक ही रक्षा प्राचीर से कहेगा तो लोथल होगा और सुरकोतड़ा होगा, और अलग अलग कहेगा दोनों अलग अलग घेरा रहता था तो वो हो जाएगा कालीबंगन। और कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया तो चनहुदड़ो है। देखिए कि इसको कई बार बता चुके हैं, बार बार अच्छा बताना चाहिए। और पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला के बारे में लिख सकते हैं कि अब लिखना नहीं, ऐसा ही समझ लीजिए कि पश्चिमी टीला का आकार छोटा होता था, इसमें पुरोहित वर्ग रहते थे, ये दुर्गीकृत होते थे। इसमें मध्यम, गंभीर, फकीर आदमी सब इधर ठुसा के रहता था। तो ये आपका हो गया नगर नियोजन, ये आपका हो गया नगर नियोजन। तो नगर नियोजन में आप इतना पॉइंट याद रखना है। अब देखिए इसके बाद बड़ा छोटा टॉपिक अब हो गया। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा, पढ़ना है जिसमें हम लोग 3 पक्ष और कवर करना है। एक सामाजिक पक्ष अगर कंप्लीट हो जाएगा तो, और एक है आर्थिक पक्ष, एक राजनीतिक पक्ष, और एक है पतन के कारण। ये 4 पॉइंट है। लगभग एक वीडियो और डाल देंगे इसमें। अभी इसमें हम लोग सामाजिक पक्ष को हम लोग देख लेते हैं तो कुछ अच्छा रहेगा। देखिए मेन जो पोर्शन था हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए। अब छोटा छोटा टॉपिक है जो समझना है कि अगर नगर है तो उसमें खान पान, रहन सहन, आभूषण, स्त्रियों की दशा, कौन कौन सा वर्ग है, समाज कैसा है, प्रजाति कौन कौन सा, एकदम छोटा छोटा टॉपिक है। एक सेकेंड के देखा, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा सामाजिक पक्ष, ये हेडिंग है सामाजिक पक्ष। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है थोड़ा समझिएगा। पहले तो हम लोग देखेंगे समाज, फिर इसको बाद देखेंगे स्त्रियों की दशा, छोटा छोटा है, स्त्रियों की दशा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रजाति, इसके बाद देखेंगे खान पान, इसके बाद देखना है मनोरंजन के साधन, और आभूषण, वेशभूषा। मतलब कपड़ा उपड़ा। देखिए अगर इतना पॉइंट एकदम छोटा छोटा है कि समाज कैसा था, स्त्रियों की दशा क्या है, प्रजाति क्या है, खान पान क्या है, मनोरंजन के साधन क्या है, आभूषण क्या है, वेशभूषा क्या है, कोई भी अगर नगरीय क्षेत्र रहेगा तो इतना तो विशेषता आपको जरूर मिलेगा। तो हेडिंग डालिए समाज। देखिए समाज को बारे में 3 भाग में इसको बांटा गया है। एक विशिष्ट वर्ग, एक मध्यम वर्ग, और एक निम्न वर्ग। मैम थोड़ा थोड़ा पॉइंट पढ़ना है। देखिए विशिष्ट वर्ग में पुरोहित वर्ग आते थे, पुरोहित वर्ग, और ये पश्चिमी टीला में रहते थे, पश्चिमी टीला में निवास। तो विशिष्ट वर्ग जो था पुरोहित वर्ग था, और ये पश्चिमी टीला में रहता था, और ये दोनों जो है से पूर्वी टीला में थे, पूर्वी टीला में निवास। और मध्यम वर्ग में कौन कौन आ जाएगा, किसान आ जाएगा, टीचर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना।
डॉक्टर आ जाएगा, चिकित्सक आ जाएगा, सब ये सब मध्यम वर्ग में। और निम्न वर्ग में एकदम मजदूर हो गया, ये सब निम्न वर्ग में आते थे। तो ये पूर्वी टीला में निवास था। तो ये थोड़ा सा हो गया, बस खत्म। थोड़ा थोड़ा चर्चा करना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। हाँ, जहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा बतावेंगे, किसको आप याद रख लीजिएगा। स्त्रियों की दशा, ये इम्पोर्टेंट है। स्त्रियों की दशा, दिशा, दशा और दिशा स्त्रियों में कि स्त्रियों की, देखिए वहाँ पर अधिक मात्रा में मूर्ति मिला है, तो इससे प्रतीत होता है कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी और समाज को मातृसत्तात्मक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो लिखिएगा अधिक मात्रा में मूर्ति की प्राप्ति, मतलब स्त्रियों की अधिक मात्रा में मूर्ति मिली है। अधिक मात्रा में स्त्रियों की, अधिक मात्रा में यहाँ पर लिख लीजिए स्त्रियों की मूर्ति की प्राप्ति हुआ है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज थी। मतलब अधिक मात्रा में स्त्रियों की मूर्ति मिला है, तो इससे पता चलता है कि यह समाज कैसी थी, तो मातृसत्तात्मक थी। इतिहास में मातृसत्तात्मक एक और हुआ सातवाहन वंश। लेकिन इसमें देखिए कमी भी था, स्त्रियों में कमी, कुछ इसमें कमियां भी देखी गई है स्त्रियों में। देखिए यहाँ पर वेश्या वृत्ति का प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में वेश्या वृत्ति का भी प्रचलन था और पर्दा प्रथा का प्रचलन था और सती प्रथा का प्रचलन। तो स्त्रियों में कमी थी। इसका साक्ष्य लोथल से मिला है, लोथल से साक्ष्य। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि अधिक मात्रा में स्त्रियों की संख्या मिलने के, अधिक मात्रा में स्त्रियों की मूर्ति मिलने के कारण इस समाज को मातृसत्तात्मक कहा गया है। कमी क्या था भाई, तो वेश्यावृत्ति यहाँ पर था, पर्दा प्रथा था, वही घूंघट वाला पूरा समझ रहे ना, और सती प्रथा का भी प्रचलन था जिसका साक्ष्य लोथल में मिला था। वही लोथल जहाँ पर गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो ये हो गया स्त्रियों की दशा। देखिए एक बार पढ़ा रहेगा ना ऐसे तो बन जाएगा सवाल, अगर किसी तरह से घुमा के पूछेगा तो। अब देखिएगा प्रजाति इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 4 प्रकार के प्रजाति थी। एक था अल्पाइन प्रजाति, अल्पाइन, मैंगोलाइड, प्रोटो अस्ट्रोलाइड, और एक था भूमध्य सागरीय तथा द्रविड़। सर्वाधिक संख्या। देखिए प्रजाति यहाँ पर 4 प्रकार के मिले हैं। अल्पाइन प्रजाति भी थे, मंगोलाइड थे, प्रोटोस्टोलाइड थे, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में भूमध्य सागरीय प्रजाति और द्रविड़ हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि यहाँ का प्रजाति मुख्य रूप से कौन थे भाई, का अधिक मात्रा मिला है तो भूमध्य सागरीय और द्रविड़ थे। इससे पहले आप अगर देखे होंगे तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जिसमें द्रविड़ और भूमध्य सागरीय 40,000 वहाँ पर रहते थे। 40,000 मतलब वहाँ पर संख्या था। तो इसको आप याद रखिएगा कि 4 प्रकार के प्रजाति थे, उसमें भी मुख्य रूप से कौन था भाई, तो भूमध्य सागरीय या द्रविड़ था। अब इसके पास थोड़ा सा एक खान पान। देखिए ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, आप एक बार लाइन पढ़ा रहेगा तो बन जाएगा सवाल। देखिए खान पान, तो यहाँ पर मांसाहारी एंड शाकाहारी का प्रचलन, बस खत्म हो गया। यहाँ पर मांस भी खाते थे और साग सब्जी भी खाते थे।
अब है मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन, अब आज तरह तो नहीं होगा डीजे उजे भाई की मोबाइल वोबाइल, आज तरह तो व्यवस्था नहीं होगा। तो मनोरंजन में क्या क्या करते हैं देखो, पशु पक्षियों को लड़ाना, आज भी ये होता है ऐसे, पशु पक्षियों को लड़ाना, मछली पकड़ना, पकड़ना मनोरंजन के रूप में होता था। जुआ खेलना, ऐसे तो सब आज भी है। शिकार खेलना, शिकार करना। आप देखिएगा नृत्य एंड गाना बजाना, नृत्य भी करते थे और गाते लोग और बजाते भी थे। ये सब मनोरंजन का साधन था। पशु पक्षियों को लड़ाना, पशु जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य तबला गाना बजाना करना, ये सब मनोरंजन के साधन थे। और ETC कर दो। अब इसके बाद है आभूषण, इससे सवाल आवेगा, ये सब एक बार पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। एक आभूषण है, आभूषण। देखिए आभूषण को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक गरीब वर्ग कैसा पहनता था और एक अमीर वर्ग कैसा पहनता था। तो एक है गरीब वर्ग, आप सोचिए गरीब वर्ग कैसा पहने हुआ है, तो शंख, सीप और मिट्टी का आभूषण। जो गरीब वर्ग था से शंख का, मिट्टी का और सीप का आभूषण पहनता था। आभूषण पहनना। जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग ये भाई सोना, चांदी, मनी इत्यादि का आभूषण पहनते थे। तो इसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये तो अपने कॉमन सेंस है भाई, ये सब सवाल तो कम ही चांस आने का, शंख मिट्टी सब गरीब वर्ग अमीर वर्ग सब। लेकिन यहाँ पर देखिएगा चनहुदड़ों से सौंदर्य, पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रसाधन के समान मिले हैं। सौंदर्य प्रसाधन में हम लोग देखे थे कि महिलाओं से संबंधित साज कहाँ पर मिले थे भाई, तो चनहुदड़ों से, जिसमें काजल, लिपस्टिक, कंघा वगैरह वगैरह ये सब यहाँ पर मिले हैं। एक और इम्पोर्टेंट है कि हाथी के दांत का चूड़ी का साच कालीबंगन से मिला है, कालीबंगन से मिला है। तो ये हो गया आभूषण, खत्म हो गया ये। तो ये हो गया आपको सामाजिक पक्ष। देखिए कितना सिंपल है, अगर ये एक बार पढ़ा रहेगा तो आपको पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग धार्मिक पक्ष पर बात करते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है धार्मिक पक्ष वाला। हेडिंग डालिए धार्मिक पक्ष। इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और पतन के कारण पूरा खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करके धार्मिक पक्ष देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। धर्म को लेकर यहाँ पर लिखिएगा, मुख्य रूप से 3 चीजों की पूजा का प्रचलन था। देखिए पहला है मातृ पूजा, मातृ देवी की पूजा।
मातृ देवी की पूजा होती थी। आज भी आप देखिएगा कि धरती माँ को लोग पूजा करता है। कभी पर रनिंग वनिंग करने भी जाइएगा देखते धरती माँ को प्रणाम करके अगर रनिंग करता है लोग, चाहे कुछ काम करता है, तो मातृ देवी की पूजा उस समय होती थी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं धरती को उर्वरकता की देवी के रूप में पूजा किया जाता था। धरती को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा किया जाता है। जैसे मिस्र में आप देखे होंगे तो नील नदी को आयरिस देवता के रूप में पूजते थे, वो वहाँ के टॉपिक है। एक और लिखिएगा पशुपति का पूजा। देखिए पशुपति का भी पूजा का वहाँ पर प्रचलन था। तो लिख सकते हैं कि मोहन जोदड़ो से पशुपति का मोहर प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज अनरेस्ट मैके ने किया था। देखिए यहाँ पर पशुपति का पूजा भी यहाँ पर प्रचलित था, मतलब शिव का। अब देखिए यहाँ पर एक मोहर मिला है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये सवाल आता है। मोहर आगे पढ़ावेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर एक मोहर प्राप्त हुआ है पशुपति का। ऐसा माना जाता है कि ये बीच वाला जो है ये है पशुपति का मोहर, और इसके राइट में, उधर से देखिएगा तो आपका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। मतलब अगर ऐसे हम लोग देख रहे हैं तो राइट लेफ्ट ऐसे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बाघ और हाथी, राइट में बाघ और हाथी है, और इधर है गैंडा और भैंस। यहाँ पर 2 हिरन है, 2 हिरन का साँच है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर गाय का साँच नहीं मिलता है। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि मोहर में किसका अंकन नहीं मिलता है, तो गाय का अंकन नहीं मिलता। गाय का वैल्यू वैदिक काल में बड़ी महत्व बढ़ जाएगा। वहाँ पर अघन्य शब्द का उपयोग होने लगता है, गविष्टि शब्द का उपयोग होने लगता है। तो यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा कि मोहरे में गाय का अंकन न था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे में गाय का अंकन नहीं था। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा तो वृषभ पूजा भी था, वृषभ पूजा भी होता था, वृषभ पूजा। इसके अतिरिक्त जल पूजा, पंछी पूजा, अग्नि पूजा, सांप पूजा, मतलब आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय में जो प्रचलित पूजा है उस समय भी प्रचलित थी। मातृ देवी की पूजा आज भी हम लोग करते हैं, पशुपति का पूजा आज भी करते हैं, वृषभ पूजा आज भी होता है, जल पूजा, पंछियों का भी वहाँ पर पूजा होता था, अग्नि पूजा, सांप पूजा। जैसे आज नाग पूजा हम लोग करते हैं, नाग दशमी ऐसे पढ़े होंगे। लेकिन इतना सारे पूजा में गौ पूजा का प्रचलन नहीं था। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गौ पूजा का प्रचलन मिलता है कि नहीं। और तो और यहाँ पर मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, ये चुप्पे वाली बात है। और यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, ये वाला शायद गलत अगर हम बना दे समझ जाइएगा। स्वास्तिक चिन्ह का भी मिला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
तो अगर कहे कि भाई ये पूछा हुआ है प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी पूजा प्रचलित थी, तो गौ पूजा छोड़ा के अधिकतर सब पूजा प्रचलित थी। अच्छा, यहाँ पर हम ये कह दें कि क्या इंद्र वरुण नासत की पूजा थी, तो नहीं, ये वैदिक काल में आ जाएगा ये सब पूजा। अभी जल पूजा हो रहा है, प्राकृतिक पूजा यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, समझिए कि देख रहे हैं ना। तो नोट में लिखिएगा गौ पूजा प्रचलित न थी, पहला पॉइंट। दूसरा, मंदिर का साक्ष्य न मिला है। तीसरा पॉइंट, मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। तो इस तरह से हम लोग धार्मिक पक्ष को कंप्लीट किए, है ना, और सामाजिक पक्ष को कंप्लीट किए। देखिए एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग आर्थिक पक्ष पढ़ेंगे, जिसमें व्यापार, कृषि, माप तौल वगैरह वगैरह सब, इसमें लिपि भी सब पढ़ लेंगे। और एक राजनीतिक पक्ष और एक है पतन करण। 3 पॉइंट रहेगा जो लगभग 30 या 45 मिनट का वीडियो होगा, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो धन्यवाद, आज का सेशन यहीं तक। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है।